नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। नारा लगाना और नारा निभाना दोनों में बड़ा फर्क होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयानों ने बीजेपी की वही छवि दिखाना शुरू कर दिया जिसका आरोप विपक्षी पहले से पार्टी पर लगाते रहे। लिहाजा बीजेपी के भीतर अब छवि बदलने की छटपटाहट साफ साफ महसूस की जा सकती है। ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि दो बड़े राज्यों बिहार और यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी को लोकसभा में झोली भर भर के सीटें मिली। अब बीजेपी की नजर इन दोनों राज्यों पर है, दोनों विधानसभाओं पर है, जिसके लिए यह बेहद जरूरी है कि बीजेपी अपनी पुरानी छवि से बाहर आए। सवाल यह कि आखिर यह होगा कैसे। बीजेपी इन दिनों सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट उर्दू में छपवाकर बांट रही है। कोशिश यह है कि अल्पसंख्यकों से दिलों के तार जोड़े जाएं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या वाकई उर्दू के बहाने बीजेपी की यह कोशिश कामयाब हो पाएगी? चर्चा इसी पर। भाषा भले ही सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम कही जाती हो, मगर भाषा का एक दूसरा पहलू दिल के रिश्तों से भी जुड़ा है। हर शख्स अपनी भाषा में कही गई बात पर ज्यादा गौर करता है। सो सियासत में नए नए प्रयोग करने में जुटी बीजेपी अब भाषा को माध्यम बनाकर उनके दिलों में उतरना चाहती है, जिनके दिलों पर बार बार दस्तक देने के बाद भी उन्होंने दरवाजा खोलने में हिचक ही दिखाई है। महासंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी घर घर पहुंच रही है, सरकार की उपलब्धियां बता रही है, हिंदी वालों को हिंदी में और उर्दू वालों को उर्दू में। और जहां जैसे भाषी लोग हैं, उर्दू भाषी लोगों के बीच में उर्दू भाषी, अंग्रेजी भाषी के लोग में अंग्रेजी भाषी और हिंदी भाषी लोगों के बीच में हिंदी भाषी आम लोगों तक पहुंचे। इसलिए वो पहले हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं, यह कार्यकर्ता इन उपलब्धियों को आम जनता के बीच में ले जाएंगे। दरअसल मिशन 2017 की तैयारी में जुटी बीजेपी का ये बड़ा दांव है उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां की 70 सीटों ने बीजेपी के लिए दिल्ली की राह आसान कर दी थी, अब निशाना लखनऊ की सत्ता है, जिसे अगर पाना है तो सबका साथ सबका विकास नारे को सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे निभाना भी होगा। बीजेपी दावा कर रही है कि दरअसल पार्टी को लेकर विरोधियों ने अकलियत के बीच भ्रम फैलाया है, जिसे दूर करने के लिए कार्यकर्ता घर घर पहुँच रहे हैं, दिलों के तार जोड़ रहे हैं और इसका माध्यम बनी है उर्दू। हम ये सर्वसाधारण के हित में, जन के हित में एक केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम और उनकी सदस्यता को प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में और उसी दिशा से इसको देखा जाना चाहिए। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। गंगा जमनी तहजीब यही है, साझी विरासत यही है। मगर सवाल जब सियासत का आता है तो इल्जाम भी लगते हैं, तोहमतें भी लगती हैं, नीयत पर सवाल भी उठते हैं। वो बात अलग है कि कौन कहाँ खड़ा है, पर जख्मों पे राजनीति करने का इनका ये पुराना सियासत चला आ रहा है, उसको हम भूलेंगे नहीं। ये वो कहावत इन्हीं लोगों के लिए बनी है जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, बिहार तक में उर्दू में छपे पर्चे बांटे जा रहे हैं। दिल का दरवाजा खोलने के दावे किए जा रहे हैं, मगर इन सब के बीच आशंकाएं कम नहीं है। इनके जो साथ के लोग और हैं, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, इनका जो है काम मुस्लिम के विरोधी है। वो अपनी कोशिश कुछ भी कर लें, मगर उनका जो है ना मुस्लिम विरोधी रहा है और रहेगा। सबको लेकर तो नहीं है, 90% तो अलग है, 10% है जो कुछ भी है। तो क्या इसके जरिए जुड़ाव बना पाएंगे? तो बनाना चाहिए इनको। अयोध्या आंदोलन से लेकर गुजरात तक बीजेपी के कई नेताओं के दामन पर इल्जामों की लंबी फहरिस्त है। यही वजह है कि अब बीजेपी चेहरा बदलने के लिए छटपटा रही है। बीजेपी शायद समझ चुकी है कि सबका साथ सबका विकास नारा भी अगर जुमला बन गया तो जमीन खिसकते देर नहीं लगेगी। सो कवायद जारी है उर्दू के बहाने। कानपुर से ब्रजेश और लखनऊ से अमिता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिस तरह से बीजेपी अपनी छवि सुधारने के लिए कोशिश कर रही है, क्या वाकई उसकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? जिस तरीके से अभी खबर में हमने देखा कि बहुत सारा तबका ऐसा है जो कतई अपना बीजेपी को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी
क्यों इतना छटपटा रही है कि उसकी छवि बदली जाए। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में बीजेपी नेता अनिला सिंह जी हैं, लखनऊ से एसपी नेता दीपक मिश्रा जी हैं और कानपुर से सुन्नी उलेमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सालेह जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सालेह साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा में कामयाबी हासिल की है, क्या आपको लगता है कि उसमें मुसलमान एक भी वोटर ऐसा नहीं था जिसने उसको वोट दिया हो, या सरकार बनने के बाद क्या आपको लगता है कि दरअसल किसी तरह का भेदभाव हो रहा है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? देखिए, बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्र में जिस तरह से उन्होंने और उनके मंत्रियों और सांसदों ने अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी की, उससे उनकी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर क्लियर है। दरअसल में बीजेपी के इस उर्दू के इन हैंडबिल और पॉम्फलेट बांटने की बात नहीं है। असली मुद्दा यह है कि 1924 में संघ परिवार की आरएसएस की जो बुनियाद पड़ी थी, आरएसएस के फलसफा जो है, जो बंद ऑफ थॉट में गुरु गोलवलकर ने कहा है कि हिंदू इस देश के असल नागरिक हैं, मुसलमानों को हिंदुओं के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। क्या बीजेपी संघ की इस पॉलिसी से तौबा करके गांधी के और उसूलों के ऊपर इस देश को चलाना चाहती है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अनिला, मैं आता हूं आपके पास। अनिला जी, इसका जवाब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शायद अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत खतरनाक जानकारी होती है। हाजी साहब जिस प्रकार से आरएसएस के विषय में कह रहे हैं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, ये 1924 में तो जा रहे हैं, पर उसके बाद जरा 1947 में भी आ जाइए, जब हमारे भारतवर्ष का विभाजन हुआ था, तो किस प्रकार से आरएसएस ने भारत के नागरिकों की और उधर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी सबकी मदद करी थी। ये राष्ट्रीय सेवा संघ है, ये समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ये कोई हिंदू सेवा संघ इस प्रकार से परिभाषित नहीं होता है। तो राष्ट्र यानी कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, इसके लिए जो कुछ करना होता है वो आरएसएस करती है, नंबर एक। और जहां तक जो मैं आपकी बात सुन रही थी और आज का मुद्दा जहां तक मुझको समझ में आ रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये सुनकर और जानकर कि चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो विरोधी दल हैं, वो क्यों इस बात का मुद्दा बना रहे हैं कि उर्दू में अगर पैम्फलेट छपे हैं और 1 साल का जो पूरा सरकार का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको अगर उर्दू भाषा में पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, तो ये बहस का मुद्दा क्यों बन रहा है? क्योंकि उर्दू में ही नहीं, तेलुगु में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, जो भी लोकल डायलेक्ट है उसमें पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिससे कि इस देश के नागरिकों को, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश वासियों को पता तो चले कि केंद्र में जो 1 साल भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रही है, 1 साल में उसने क्या क्या काम की शुरुआत कर दी, जो जो हमने वायदे किए थे। दीपक जी, आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रचार प्रसार दे रही है, उसमें किसी तरीके की कोई सियासत नहीं है या कोई छवि बदलने की बात नहीं है, बस ये है कि लोग मुख्यधारा में आ जाएं, इनके साथ आ जाएं? देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी है। ये फासीवादी सोच है और बहुसंख्यक की तानाशाही अल्पसंख्यक को थोपने में महारत हासिल है इसको। दीपक जी जरा स्पष्ट करिए। नहीं, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यक विरोधी है? कृपया करके इसे स्पष्ट करें और उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं उदाहरण के साथ देना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी एनडीए में शामिल शिवसेना ने मुसलमानों की वोटिंग अथॉरिटी छीनने की बात की थी, तब भारतीय जनता पार्टी चुप थी। तब चुप थी कि नहीं थी? दीपक जी, आप यूपीए सरकार में, हाजी साहब आपकी बारी आएगी। हाजी साहब, मैं आपकी जुबान बोल रहा हूँ। हाँ, हाजी साहब मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, मुसलमानों से वोट के अधिकार छीन लिए जाएं, संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन, एक चीज। और दूसरी बात आप पाइए, सेकुलरिज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी
जिसके साथ 2 जगह सरकार है, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, वो साफ साफ कहती है कि सेकुलरिज्म भारतीय संविधान से हटा दिया जाए और उर्दू में पंपलेट छापना भारतीय जनता पार्टी का एक नया टोकनिज्म है। तो ये द पॉलिटिक्स ऑफ टोकनिज्म है। ये जो व्यवहार में इनकी जो अल्पसंख्यक विरोधी नीति है उसको छुपाने के लिए, जैसे इसके लिए ये उर्दू में कर रहे हैं। और देखिए, ख्यालात अच्छी तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अनिल जी क्या कहेंगे? दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने आपसे सीधे सीधे प्रश्न किया था कि कृपया करके आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अल्पसंख्यक विरोधी है, उदाहरण दें। आपने खुद स्वयं ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसकी सहयोगी पार्टी। तो कृपया करके मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, आप अरे सुन लीजिए मौलाना साहब, मौलाना साहब सुन लीजिए, हाजी साहब सुन लीजिए, जरा जिक्र रखिए सुनने का भी। इस प्रकार से अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी समझ में आएगी। कृपया करके मुझे बताने दें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, और दीपक जी की बात का मैं जवाब दे दूं कि उन्होंने स्वयं कह दिया शिवसेना की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करी है कि जो कि अल्पसंख्यक विरोधी है कि नहीं। तो शिवसेना पे तो मैं टिप्पणी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, शिवसेना का नहीं कर रही हूँ। साथ में हमने चुनाव भी नहीं लड़ा है, अलग अलग चुनाव लड़ा है। तो ये जो सोच आप बात कर रहे हैं, तो जाके आप शिवसेना वालों से पूछिए कि उनकी सोच क्या है अल्पसंख्यकों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे सेक्युलर पार्टी है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उर्दू में पैम्फलेट छपवाने के बहाने बीजेपी अपनी छवि सुधारना चाहती है। मेरे साथ लखनऊ से एसपी नेता दीपक मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, और कानपुर से सुन्नी उलेमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद साले शाह जी हैं। हाजी साहब, मैं आपसे फिर वही सवाल रखूंगा। केंद्र में एक सरकार है, उसे हिंदुस्तान की जनता ने चुना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आप अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें क्या आप इस बात की भी गारंटी ले रहे हैं कि दरअसल किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान में इस सरकार को वोट नहीं दिया है और यह सरकार आपकी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सरकार हमारे देश की सरकार है। हाँ। उस सरकार को हमने महंगाई के विरुद्ध में, काले धन के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमारे बहुत से मुसलमानों ने वोट दिया। ये कहना गलत है। हमें बीजेपी से इस बुनियाद पर नफरत नहीं है कि वो इस देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को बैठा रही है। बात यह है कि बीजेपी अपनी उस पॉलिसी को स्पष्ट करे कि जो आरएसएस की बनाए हुए सिद्धांत हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को कहा है कि ये लुटेरे, आक्रमणकारी और चोर डाकुओं को हिंदुस्तान में हिंदुओं के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। क्या आज बीजेपी वंश ऑफ थॉट की इस आइडियोलॉजी का इनकार कर रही है? हमारी लड़ाई बीजेपी से इस बात की नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं या मनमोहन सिंह बन रहे हैं। नहीं, तो ऐसा मनमोहन सिंह भी ठीक है, नरेंद्र मोदी भी हिंदू। आप मुझे ये बताइए हाजी साहब, सवाल चलेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। आपकी बात समझ रहे हैं ना, पब्लिक को भी समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल आने दीजिए। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि सरकार, आपने कहा कि ठीक है बहुत सारे लोगों ने इनको वोट दिए हैं, सरकार बीजेपी की है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है? सरकार तो बीजेपी की है। सवाल इस बात का है कि जो पैम्फलेट उन्होंने छापे हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार ने साल भर में काम किया है, इसको मुस्लिम आबादी के बीच में हमें ले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद हिंदी अंग्रेजी न समझें, उर्दू बेहतर समझ पाएंगे, तो उनके लिए इसमें कहां सियासत है, बताइए। नहीं, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर उर्दू में उन्होंने अपनी कारगुजारियों को शाया किया है, तो उन्होंने उर्दू जुबान को, इस मुल्क की जुबान है जिसमें शाया करके उर्दू का जो है गौरव बढ़ाया है, उर्दू के सम्मान को बढ़ाया है। उर्दू ये कोई बात नहीं हुई कि किसी बीजेपी ने अगर उर्दू में अपना मैनिफेस्टो या अपनी कारगुजारियों को शाया कर दिया तो इस पर कोई वावेला। ठीक है, मैं बस आप यही रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास। अब मैं आता हूँ दीपक जी, क्या आप अब भी ये कहेंगे कि हाजी साहब आपकी ही भाषा बोल रहे हैं या आप हाजी साहब की भाषा बोल रहे हैं? नहीं,
न हाजी साहब हमारी भाषा बोल रहे हैं, न हाजी साहब की भाषा हम बोल रहे हैं। हम लोग जो सच्चाई अभी आपने कहा था ये गलत उसको बयान कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में बुनियादी बहस देखिए, बुनियादी बहस ये नहीं है कि उर्दू में। दीपक जी इतनी जल्दी मत पलटिए, अभी 10 मिनट नहीं, पहले हाजी साहब मैं अल्पसंख्यकों के हितों की बात कह रहा था। जी हाजी साहब सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुन कह रहे हैं। हाजी साहब ठीक है, आप अपनी बात कही, मैं आऊंगा आपके पास, मैं केवल आपको इशारा दे रहा था। दीपक जी की बात कर रहा था, अल्पसंख्यकों के हित की बात कर रहा था। जब आप जैसा कि अनिला जी बोली, बहुत महारत हासिल है इनको शब्दों का वाग्जाल। अरे आप भी फैलाइए। तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वाग्मी दल है। अच्छा, वाग्मी दल है। इसका बोलू तबका कुछ और कहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर नहीं बनाएंगे, कहती है कि जब हमारा 2/3 बहुमत राज्यसभा में हो जाएगा या 3/4 लोकसभा में हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसके सांसद मैं आता हूँ अनिला जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं, हम चर्चा इस बात पे कर ही नहीं रहे कि वो मंदिर बनाएंगे या क्या करेंगे, वो है ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ आज की चर्चा में कि क्या बीजेपी उर्दू में अगर पैम्फलेट छपवाती है, बीजेपी अगर उर्दू में पैम्फलेट छपवाती है तो क्या वो अपनी छवि बदलने की फिराक में है और उसकी छवि बदलेगी? मेरा सवाल इतना सा है। देखिए, ये तो वही बात हुई ना कि ये तो वही बात हुई कि आटा पोट के भंडारी बनना। अच्छा, बुनियादी तौर पे इनके जो काम हैं वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं। अच्छा, तो अब इस छवि को या इस झूठ पे इस पाप पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने एक टोकनिज्म की पॉलिसी। ठीक है दीपक साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं आपसे चाहूंगा कि ब्रेक पर जाते जाते कम से कम 1 या 2 उदाहरण ऐसे दे दीजिए ताकि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, जो 1 साल की सरकार ने अल्पसंख्यक विरोधी काम किया हो, सरकार ने किया हो, बताइए। सरकार की खामोश देखिए वो मेरा सीधा सा सवाल है, सरकार के वो 2 काम आप बता दीजिए या 1 काम बता दीजिए जो अल्पसंख्यक विरोधी किया हो पिछले 1 साल में। सीधा मैं 2 काम बता रहा हूँ। संविधान से सेकुलरिज्म को हटाने की मांग, क्या ये भयाक्रांत करना नहीं है? करी है किसने करी है दीपक जी? आपकी जानकारियां, आपके फैक्ट्स जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसा है इस सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी साझेदार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में आप बात करिए, एक भी उदाहरण अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, जैसे शेखर जी ने कहा। आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आपने, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने जिस प्रकार का आपराधिक तांडव मचा रखा है, चाहे वो मानसिक अपराध हो और चाहे वो शारीरिक हो, आप समझ रहे हैं कि केंद्र की सरकार भी उसी प्रकार से तांडव करे, जो कि आपकी मंशा पूरी हो नहीं पा रही है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के पैम्फलेट अगर उर्दू में छपवाती है तो वो किसी तरीके की छवि बदलने की फिराक में है, जिसका फायदा वो उत्तर प्रदेश या बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। हम एक बार फिर से रुक करेंगे। दीपक जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीपक जी, आपका जो लैपटॉप बांटा गया था, मैंने सुना था कि उसमें भी तर्जुमा जो है वो उर्दू में आता है। उर्दू भाषा की जो मिठास है, इसका जो अपनापन है, मतलब एक पाकिस्तानी मेरे दोस्त से बात हुई, उसने कहा कि साहब हिंदी और उर्दू में यही फर्क नहीं समझ में आता कि हमें आपकी बात समझ में आती है, आपको मेरी बात समझ में आती है, तो फर्क है कहां? ये मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने कहा था। आप लोग इस तरीके से सियासत में इस पूरी उर्दू को ऐसे क्यों उलझा देते हैं कि हाजी साहब बहुत नाराज हो जाते हैं? हाजी साहब इस तरीके से क्रोधित हैं कि मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की बुराई करें कि आरएसएस की बुराई करें कि सरकार की बुराई करें, वो समझ नहीं, कंफ्यूज करके रखा है आपने उन लोगों को। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा मैं आऊंगा हाजी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, अभी दीपक जी से जवाब ले लेते। ऐसा कोई विभ्रम जी ऐसा कोई विभ्रम नहीं है। समाजवादी पार्टी मूलतः लोहिया के सिद्धांतों पर बनी पार्टी है। अच्छा। जो लोक भाषाओं की खुली पैरवी करते थे। उर्दू हमारे देश की लोक भाषा है। उर्दू और हिंदी में सिर्फ रस्मुल खत का अंतर होता है। बुनियादी तौर पे ये हिंदवी से निकली हुई भाषा है, जो पहले बोली बनी फिर समृद्ध होकर भाषा बन जाती है। और जहां तक उर्दू के पेटेंट की बात है, आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी ने न उर्दू ही नहीं, जितनी भी देशज भाषाएं हैं सबके लिए अभियान चला है और सबको मजबूत करने की बात करते हैं।
हम लोग उर्दू, हिंदी, उर्दू कहा ना कि सामंती भाषा बनाम सामंती भाषा बनाम लोक भाषा का एक लंबा बहस चला था, जिसमें समाजवादियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारा पक्ष लोक भाषा के साथ है। क्योंकि ज्यादातर मुसलमान उर्दू बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उनको लगता है, और ये सही भी है, बात पहुंचाने के लिए उन तक ये बात आई है। ठीक है, मैं आता हूं अब आपके पास। ये तस्वीरें हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ये आज एक मुस्लिमों का पूरा प्रतिनिधिमंडल, करीब 30 उसमें नुमाइंदे थे जो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। उनकी सरकार की उपलब्धियों पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया है, बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं दी। हाजी साहब, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए कहां से आपने वो पन्ना उठाया, और आप गुरुजी की बात करें, हेडगेवार साहब की बात करें, दीनदयाल जी तक आएंगे वगैरह वगैरह। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, बहुत सारा साहित्य अभी बीजेपी या संघ के नेता ऐसा उड़ेल करके सामने रख देंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि साहब ये मतलब उसमें भी जहर होगा या उससे भी जहर फैल सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम 21वीं सदी में खड़े हैं, मुस्लिम आबादी भी ये चाहती है, मुसलमान लड़का भी ये चाहता है कि हम तरक्की करें, आबादी हमारी बढ़ी हुई है, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए। आप कब तक 1924 का पर्चा दिखा करके और बरगलाएंगे? नहीं, वो भी गलत पर्चा दिखा रहे। 1924 का पर्चा दिखा के मैं बरगला नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं 1924 का पर्चा दिखा के बरगला नहीं रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 21वीं सदी में हमारा भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शक बने, लेकिन जिन उसूलों और सिद्धांतों के ऊपर समाज की तामीर होनी है, क्या उन उसूलों सिद्धांतों को जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुसार कही, जिसके लिए हमारी जो अभी बहन कह रही थी कि कोई 2 उदाहरण दें, तो जब इस संविधान के विपरीत संविधान की समीक्षा की बात की जाती है, जिसमें कोई इनका सहयोगी कहता है कि 2021 तक के हिंदुस्तान के ईसाइयों मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, कभी कोई इनका मिनिस्टर और कोई सांसद ये कहता है कि मदरसे आतंकवादी के अड्डे हैं, तो कभी इनका कोई सांसद ये कहता है कि मुसलमानों को 370 से वंचित किया जाए, कभी ये होता है नहीं, 370 तो बीच में मत लाइए, मुसलमानों के लिए 370 नहीं, ना। हाजी साहब, गलत कोटेशन नहीं, धारा 370 कश्मीर के लिए है। देखिए, 2 बातें अलग अलग मत करिए, मुसलमानों के लिए धारा 370 नहीं है। मैं इस चर्चा में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाने दूंगा। अनिला जी, अब आप जवाब दे दें कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी छवि, मैं आऊंगा हाजी साहब, मैंने पूरा मौका दिया, गलत बात नहीं, 370 कश्मीर के लिए है, विशेष राज्य का दर्जा देती है, मुसलमानों के लिए नहीं है। अनिला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तो आपके ऊपर 2 तरीके के आरोप है। ठीक, मैं आऊंगा। बहस नहीं होती है। नहीं, कभी 370 में नागालैंड पे बहस नहीं होती है, कभी मिजोरम पे नहीं होती बात। देखिए, उस इतिहास में नहीं जाना आपने। आज चर्चा उधर की नहीं है। हाजी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अनिला जी, 2 आरोप बड़े, आवाज थोड़ी सी रखें। एक तो अल्पसंख्यक विरोधी छवि, आपके नेता इस तरीके की बात करते हैं, तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ आपके नेता इस तरीके की बात करते हैं? दूसरा ये कि जिस बात या जिस आइडियोलॉजी की बात इस समय दीपक जी या हाजी साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कि दरअसल कहीं आइडियोलॉजी और सरकार में टकराव है? देखिए, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगी और साथ ही साथ दीपक जी और हाजी साहब ने जो बयानात दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनको भी मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई सांसद जो है किसी प्रकार का बयान देता है या कोई कार्यकर्ता किसी प्रकार का बयान देता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका वो निज बयान हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। ये बारंबार हम अपना बिल्कुल इसकी साफ कोई हम कर चुके हैं, और मैं फिर आपके चैनल पर करती ये बात कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सेक्युलर आइडियोलॉजी है, नंबर 1। नंबर 2, दीपक जी अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है लोहिया साहब को मानती है और उनके उसूलों पे चलना पसंद करती है, तो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और इनकी जानकारी के लिए कह दूं कि बिल्कुल हाल में इनके मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को भी कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है लोहिया और अंबेडकर साहब उनके उसूलों पर चलना पसंद है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि सियासत कौन खेल रहा है? समाजवादी पार्टी खेल रही है वोट बैंक की राजनीति कि भारतीय जनता पार्टी खेल रही है वोट बैंक की राजनीति? और दूसरी बात मैं हाजी साहब से कहूंगी, हाजी साहब आप यहां पर अपने
फैक्ट्स के साथ नहीं बैठे हुए हैं, चाहे आप आरएसएस के बात करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, या हमारे सहयोगी दलों की बात करते हैं। अगर आप सहयोगी दलों की बात करते हैं तो यूपीए सरकार में आप चले जाइए। अगर आपको लगता है कि यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार जो है बहुत बड़ी हिमायती रही है अल्पसंख्यकों की, तो उनके जो सहयोगी दल रहे हैं, जिसमें कि समाजवादी पार्टी भी रही है, उनका किस प्रकार से रुख रहा है, और जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है, किस प्रकार से जो उनकी हालत जो है बद से बदतर होती चली गई है। आप शेखर जी बस एक वाक्य और कह दूं, फिर आप मेरे से कहीं और चले जाइएगा कि नरेंद्र मोदी जी जो अल्पसंख्यक और खासतौर से आपने देखा होगा कारीगर जो है, उनके लिए कितनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं, और उनका केवल और केवल एक मकसद है, किस प्रकार से इनकी जिंदगी जो है बेहतर हो जाए। अगर आपको लगता है ये सोच नरेंद्र मोदी की गलत है तो आप कहिए कि हम आज फिरोज बख्श साहब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आप उस प्रतिनिधि मंडल में थे जो दरअसल पीएम के पास गया था। मैं आऊंगा हाजी साहब, एक जरूरी और संदेशा सुनिए आप। फिरोज बख्श साहब हैं हमारे साथ, वो प्रधानमंत्री से आज मिलकर आए हैं जो मुस्लिम डेलीगेट्स गए थे। बख्श साहब ये बताइए कैसी रही मुलाकात और क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? हाँ देखिए, ऐसा है शेखर जी, मुलाकात बहुत पॉजिटिव रही। और अभी आपके कार्यक्रम में मैं सुन रहा था कि हाजी जी साहब कह रहे थे कि भाई वो 2021 तक मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सरकार हो किसी भी वर्ग का सफाया नहीं कर सकती, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। ये सब इन बातों में कुछ नहीं रखा है। प्रधानमंत्री ने आज ही मीटिंग में ये कहा कि मैं किसी एक वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं करूंगा, मैं सबके लिए काम करूंगा, और मैं 125 करोड़ लोगों को लेके हिंदुस्तान में साथ चलता हूं, और जब मैं गुजरात में था तो मैं 6 करोड़ लोगों को साथ में चलता था। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया, और उन्होंने ये कहा कि मुसलमान अगर यहाँ कमजोर रहेगा, हिंदुस्तान में अशिक्षित रहेगा, तो हिंदुस्तान भी पीछे रहेगा। तो उन्होंने कई स्कीम्स बनाई हैं जिसमें वो कोशिश ये करेंगे कि जो पिछड़े हुए तबके हैं उसमें चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उस स्कीम्स ऐसी हैं सबको फायदा पहुंचेगा। वो धर्म की राजनीति के मकर जाल में मोदी जी फंसना नहीं चाहते कि मैं मुसलमानों के लिए कर दूंगा या फला लफ्ज जैसे सेकुलरिज्म। अरे जो मोदी जी आज कर रहे हैं उससे बढ़िया सेकुलरिज्म क्या होगा? विदाउट टेकिंग द नेम सेकुलरिज्म मेरे ख्याल से वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ उनको वक्त दिया जाए। 1 साल गुजरा है, 5 साल दिए जाए। अगर वो इसी तरह से चलते रहे और इसी तरह अच्छी छवि पूरे समाज में उनकी बनती रही, तो मैं समझता हूँ कि भारत आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। तो मैं आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें करी। उन्होंने कहा अगर कहीं कोई मुसलमान को कोई आहत होता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हर एक के साथ खड़ा हूँ, के साथ मैं खड़ा हूँ। तो ये इस मीटिंग का मैं समझता हूँ ऑल ओवर इंडिया और पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया और पॉजिटिव मैसेज जाएगा। बिल्कुल फिरोज साहब, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। मैं जरा हाजी साहब का रुख कर लेता हूं और उनसे पूछता हूं कि ऐसे उनको खतरा कहां से महसूस हुआ। हाजी साहब देखिए, बख्त साहब अभी प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, आप ये बताइए कि कहां आपको खतरा महसूस हुआ, और किसी के बयान पर मत जाइए। आप मुझे ये बताइए कि 2021 तक का जो आपने बयान दिया है उसके पीछे का आधार क्या है आपका? मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए जो भारत सरकार हमेशा फंड सैंक्शन करती थी, मोदी जी के दौर इक़्तिदार में ये 25% कम किया गया। आखिर मुसलमानों और अक़लियतों की तरक्की का जो पैसा पिछली सरकारों ने सैंक्शन किया था उसमें 25% की कटौती करके मुसलमानों की तरक्की होगी। नंबर 1। नंबर 2, मोदी साहब सत्ता में थे, मुजफ्फरनगर के अंदर इतना बड़ा सानेहा हुआ और उनकी पार्टी के लोगों ने मुजफ्फरनगर का सानेहा जो हुआ ना, आता हूँ बख्श साहब, पूरा जवाब दूंगा, इनका सवाल पूरा हो जाने दीजिए। की सरकार थी अखिलेश जी की। मैं आऊंगा बख्श साहब, आपके पास आऊंगा, आप ही को जवाब देना है इसका। देखिए मोदी साहब के मुलाकात में जो लवाजमात हैं उनका एक अलग मामला होता है, लेकिन जो हकायक हैं कौम के वो सामने रखना चाहिए। मोदी साहब से ये पूछिए 25% जो कटौती की उन्होंने अक़लियतों की तरक्की के फंड में जो। अच्छा ठीक है, ये बता दिए हाजी साहब। मैं बख्श साहब के पास जाऊं, बहुत जल्दी से एक चीज बताइए, 25 नहीं ये 50% ऊपर होता। आज तक आप कह रहे हैं कि बाकी की सरकारों ने तो पैसा बांटा ना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, ये आपको बहुत फंडिंग करते होंगे। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी किया उससे आपको कितना सुधार हुआ? अगर आप 1924 का पर्चा पकड़ करके और बात जो आप कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि 2021 में जो कुछ होने वाला है, जो आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा है,
अब अगर इस तरीके की बातें आप उन युवाओं के सामने कहेंगे तो साहब खून उबाल मारेगा तो वो दूध नहीं है कि नॉब बंद कर दीजिए तो वो ठंडा हो जाएगा, वो खून है। मैं उन युवाओं को इस बात से अवगत करा रहा हूं कि क्या इस सरकार ने हमें दिया। हाँ। हम खून उबालने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। खून उबालने की बात बीजेपी के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर मोदी साहब लगाम नहीं लगा सकते हैं तो फिर नहीं, मैं आता हूं इसके। प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर खड़े होकर के कहा है कि वो किसी भी तरीके की इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उन्होंने संसद, मैं आता हूं भक्त साहब, मैं आपसे जाना, ठीक है हाजी साहब मैं आऊंगा अब आपके पास। भक्त साहब का जवाब ले लेते हैं। भक्त साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात अभी हाजी साहब ने उठाई है, जो सवालात उठाए हैं, उस पर आपका कमेंट क्या है? हेलो जी फिरोज साहब। हाँ, आप जरा सवाल दोहरा दीजिए। मैं चाहूंगा कि हाजी साहब की बात आप सुन रहे थे, अब उनको जवाब दे दीजिए आप। देखिए, हाजी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। हाजी जी हैं और ज्ञानी ध्यान हैं और आलिम दीन है, जानते हैं, चीजों को समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे उनसे नाउमीदी, डिसअपॉइंटमेंट इस बात के लिए हुआ कि वो जो पहले तो कह रहे हैं मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारी बात वो भड़काने वाली कर रहे हैं। ठीक है, मोदी शुरू से ही डे वन से कह रहे हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर चल रहा हूँ, विकास की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बात को हमें वक्त देना चाहिए, समझना चाहिए। मोदी ने कोई मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, उनके एमपीज ने, उनके मिनिस्टर्स ने, कोई साक्षी महाराज, कोई गिरिराज सिंह कुछ कह दिया है, लेकिन उसकी वो ऐसा ही है जैसे मतलब रास्ते में कोई बड़ाता हुआ चला गया, उसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार क्या कर रही है ये देखिए, सरकार का क्या एक्शन है ये देखिए। सरकार ने इस पिछले साल में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर फेवर में कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन अब स्कीम्स बन रही हैं। आज मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सुन रहा था, उन्होंने मुसलमानों के, मुस्लिम बच्चों के, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है। और जब ये लोग बात करते हैं, मोदी बात करते हैं, तो वो मोदी एक मतलब शेर की तरह बात करते हैं और बात को अपनी पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया फिरोज साहब अपना वक्त हमें देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक बात है, देखिए वोट लेने के लिए आपकी भी पार्टी के अपने, ठीक है, वोट ऐसे नहीं आता कि आप बड़ी बड़ी बातें ही कर दें और उसके बाद पब्लिक वोट दे दे, उसमें बहुत सारे छींटे लगाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत जहनियत के साथ इस बात का जवाब दीजिए कि जिस तरीके की बातें होती हैं, देखिए साहब, किसी ने अब इसके, हम तो 400 साल 500 साल पहले चले जाएं कि बाबर ने क्या कहा था, उससे पहले फलाने ने क्या कहा था, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का तो मतलब नहीं है। देखिए आज की डेट में चाहे वो सपा हो, अखिलेश भी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी भी कुछ चाहते हैं, आपका पूरा एजेंडा बदल गया। अब आप फ्री में देने की बात नहीं करते, आप रोड की बात करते हैं, नेताजी उसकी टाइमिंग घोषित करवा देते हैं ऑन द स्पॉट। तो आपको नहीं लगता कि एक राजनीति बदल रही है? इसमें हाजी साहब की जो बातें हैं वो कहीं पुरानी पड़ रही हैं, कहीं उसको ठोकर मारने की जरूरत है? देखिए, हम इतिहास को नकार नहीं सकते, ये तो एक सच है। ठीक, इतिहास की ही बुनियाद पे वर्तमान और वर्तमान की बुनियाद पे भविष्य का नवनिर्माण होता है। और ये सही है कि सियासत बदल रही है। जैसा आदरणीय अन्ना जी ने भी कहा था कि खुद अखिलेश जी ने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके हाथ में बागडोर है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने लोहिया और अम्बेडकर दोनों को दलित करते हुए दोनों के रास्ते पर चलने की बात की। ठीक, सच्चाई यह है कि लोहिया और अम्बेडकर की विचारधारा में कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों दलित अल्पसंख्यकों को विशेष अवसर देकर मुख्य धारा में शामिल करने की बात करते थे। विकास पर किसी भी प्रकार की कुत्सित और नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी जो अच्छा काम करें उनके लिए उन्हें साधुवाद, अखिलेश जी जो अच्छा काम कर रहे हैं इनके लिए इनको साधुवाद। बहुत शुक्रिया, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका। इसी अच्छे नोट पे खत्म कर देते हैं आज, क्या दिक्कत है? हाजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार लगातार कह रही है सबका साथ सबका विकास। उसी के पैम्फलेट जो एक साल में बहुत सारी योजनाएं, लोग अभी तक ये कहते थे कि रूट तक पहुंच ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं है साहब, अब वो चीजें पहुंच सकती हैं। बेहतर है कि अगर ऐसे पैम्फलेट कहीं पहुंचते हैं तो आप उर्दू अगर जानते हैं तो उन युवाओं को वो बताइए कि सरकार किस तरीके से आपके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड बना रही है, जिसमें आप रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अगर आप छोटे उद्यमी हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशन के लिहाज से क्या है, बच्चों की शिक्षा के लिहाज से क्या है, वगैरह वगैरह उनके पैम्फलेट में दिया हुआ है। सवाल इस बात का है कि क्या कट्टरपंथी सोच बदलने वाली है? अगर बदल सकती है तो सबका साथ सबका विकास होगा। प्रधानमंत्री लगातार 125 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हाजी साहब ने किसकी बात की। नमस्कार।